आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको समझाने वाले हैं वो होगी सीजेपी के आंदोलन खत्म करने के मायने समझिए। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मायने समझिए। तीसरी खबर होगी कौन भड़का रहा हिंसा की आग, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई है। और चौथी खबर आपको समझाएंगे सम्राट सरकार के 100 दिन पर जश्न क्यों। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले बात, सड़क से लेकर संसद तक मचा बवाल आखिरकार एक महा क्लाइमेक्स पर आकर थम गया है। प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के आगे शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा और कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। पेपर लीक और नीट के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा महा आंदोलन आखिरकार एक बड़े मोड़ पर आकर थम गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के साथ सफल बातचीत के बाद अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। एक तरफ दिल्ली से लेकर पूरे देश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे चल रही थी एक बहुत बड़ी सियासी डील। आखिरकार सरकार छात्रों के भविष्य को देखते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली। शिक्षा मंत्री को जाना पड़ा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ ना के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। घोषणा साफ है, युद्ध विराम हो चुका है। जंतर मंतर पर डेरा डाले बैठे सभी प्रदर्शनकारी अब अपना बोरिया बिस्तर समेटें और अपने घर लौट जाएं, क्योंकि जिस मकसद के लिए खून पसीना बहाया गया था वो मिशन अब पूरा हो चुका है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो चाहे वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। लंबे विरोध प्रदर्शन और कई दौर की बातचीत के बाद फिलहाल आंदोलन पर विराम लग गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जिन फैसलों और आश्वासनों का दावा किया गया है उनका क्रियान्वयन कब और कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सीजेपी की तरफ से आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। अब आपको सीजेपी के आंदोलन खत्म करने के मायने समझाते हैं, पूरी खबर समझिए। देखिए, केंद्र सरकार ने सीजेपी के 3 मांगों को स्वीकार कर लिया है। केंद्र के साथ 3 राउंड की वार्ता सीजेपी के साथ हुई।
छात्र संगठन के बंद को विपक्षी सियासी पार्टियों ने भी समर्थन दिया था। कॉकरोच जनता पार्टी की प्रमुख मांग थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की। पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने खुदकुशी की, उनके परिजनों को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई थी और आंदोलन करने वाले छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज किए गए थे, उसमें उस एफआईआर को विड्रॉ करने की मांग की गई थी। सरकार ने सीजेपी की मांगों को लेकर सकारात्मक संदेश दिए, जिसके बाद सरकार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। सीजेपी के आंदोलन की टाइमलाइन को अब आप समझिए। देखिए, 20 जुलाई को सीजेपी का संसद मार्च हुआ। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई लोग इसमें जख्मी हुए। फिर 21 जुलाई की तारीख को अभिजीत दीपके का जवाब आता है, बात करना है तो सरकार खुद जंतर मंतर आए। इसके बाद 22 जुलाई को सोनम वांगचुक बोले, सरकार से भरोसा मिला तो अनशन तोड़ दूंगा। फिर 23 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा, सरकार बात करने जंतर मंतर आए। इसके बाद 24 जुलाई को सरकार सीजेपी में दूसरे दौर की बातचीत हुई। फिर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराया गया। 25 जुलाई को सरकार के साथ सीजेपी के तीसरे दौर की वार्ता के बाद सभी मांगें मान ली गईं, जिसके बाद इस आंदोलन को खत्म किया गया। अब शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मायने को आप समझिए। देखिए, शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मायने आप ऐसे समझिए कि लंबे समय बाद किसी केंद्रीय मंत्री ने छात्र आंदोलन के दबाव में इस्तीफा दिया है। ये जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का उदाहरण है। छात्रों का आक्रोश सरकार के लिए अनदेखा करना असंभव हो गया था। इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया और तेज होगी। सरकार ने फिर से युवाओं का भरोसा बहाल करने की कोशिश की है। तो मोदी सरकार की नीति और नीयत को आप समझिए। देखिए, जनता के आंदोलन की आवाज को सरकार ने सुना। आंदोलनकारियों की तीनों मांग पर सरकार सहमत रही। जन भावना का सरकार ने सम्मान किया। पीएम मोदी ने स्पीडी ट्रायल का भी भरोसा दिया है। खुद इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए युवाओं से वो जुड़े और अगले साल से ऑनलाइन परीक्षा कराने की बात भी कही। गलती को स्वीकार कर सुधार का भरोसा दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने जनता की आवाज पर फैसला लिया है। साल 2021 में भी किसान आंदोलन के वक्त सरकार ने कुछ ऐसा ही किया था। एमएसपी कानून पर किसानों का भारी विरोध दिख रहा था। विरोध को देखते हुए पीएम मोदी ने फैसला वापस ले लिया। लोकतंत्र में जनता की आवाज को सबसे ऊपर रखा गया और यही वजह है कि इस बार भी जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट थे उसमें उनकी बातें मान ली गईं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की ओर। एसी से जुड़ी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें, प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया है। यानी कि शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार अब प्रहलाद जोशी को दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये फैसला सरकार ने लिया, जिसमें ये प्रभार प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। यानी अब से शिक्षा मंत्रालय को प्रहलाद जोशी संभालने वाले हैं। बढ़ते आगे, पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब अराजकता और उपद्रव की भेंट चढ़ चुका है। पटना से लेकर छपरा, सीतामढ़ी और अब पूर्णिया तक शहर शहर महातांडव की तस्वीरें सामने आई। कहीं ट्रैफिक बूथ पर सुतली बम फेंका गया, कहीं पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई, तो कहीं एसपी समेत कई पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी घायल हो गए। आखिर कैसे प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीरें किसी जंग के मैदान की नहीं, बिहार के अलग अलग शहरों की हैं, जहां नीट पेपर में हुई धांधली ने पूरे देश को सुलगती हुई भट्टी में झोंक दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी चिंगारी ने पलक झपकते ही पूरे देश को अपनी आगोश में ले लिया। पटना के गांधी मैदान में जब सुतली बम के धमाके गूंजे तो प्रशासन के कान भी खड़े हो गए। पुलिस ने डंडे बरसाए तो छात्रों ने बम से उसका जवाब दिया। ये कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है भाई?
तो आइए सीतामढ़ी चलते हैं, जहां छात्रों का अलग ही तांडव देखने को मिला है। खाकी की इज्जत को तो सड़क पर रौंद डाला गया, उग्र भीड़ के पथराव में खुद एसपी अमित रंजन लहूलुहान हो गए। जिस कप्तान के हाथ में कानून व्यवस्था थी, वो खुद अस्पताल पहुंचने को मजबूर हो गए। सवाल ये है, क्या ये छात्र थे या छात्रों की आड़ में छिपे पेशेवर उपद्रवी? सिर्फ यही नहीं, छपरा, सहरसा, भागलपुर, जिधर देखिए उधर आग, धुआं और चीख पुकार है। छपरा में पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया गया, तो सहरसा में रेलवे का फाटक तोड़कर कानून को ठेंगा दिखा दिया गया। एक तरफ उपद्रवी इतने बेकाबू हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खाकी लाचार नजर आ रही है। उधर औरंगाबाद में पुलिस जवान सीधे निशाने पर रहे, चारों तरफ से पत्थर बरसे। हालात ऐसे बने कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खुला टकराव देखने को मिला। कई पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी घायल हो गए। बेतिया के मोहर्रम चौक पर पुलिस पर पथराव हुआ, तो भागलपुर के स्टेशन चौक पर भी वही हंगामा। ये प्रदर्शन और हंगामे की तस्वीर सीमांचल तक पहुंच गई। पूर्णिया का आसमान भी धुएं और पत्थरों से पट गया। प्रशासन लगातार माइक से हाथ जोड़कर छात्रों से लौटने की अपील करता रहा, लेकिन उपद्रवी नहीं माने। धीरे धीरे डिस्पर्स हो, अपनी बात को रखी, प्रशासन तक पहुंचा दिए, मीडिया तक पहुंचा दिए। तब जाकर पुलिस ने समझावन देवता यानी लाठी का इस्तेमाल किया। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं, सवाल ये भी है कि विरोध की आड़ में सड़कों पर यह हिंसा कब तक? भविष्य सुधारने के लिए निकले युवाओं के हाथों में पत्थर किसने थमाए? क्या ये महज पेपर लीक का गुस्सा है या शांति व्यवस्था को सुलगाने की कोई गहरी साजिश? फिलहाल पुलिस हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग थी, उनका इस्तीफा भी हो गया। अब देखना होगा कि प्रदर्शनकारी अपने अपने घर कब लौटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार में भी बंद बुलाया गया था और इस बंद के दौरान बंद समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया है। ऐसे में कई सारे सवाल भी हैं, लेकिन हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। आप खबर तो समझिए। बिहार बंद समर्थकों का उत्पात, कौन भड़का रहा हिंसा की आग? सबसे पहले आप बंद के नाम पर शहर शहर उपद्रव की खबर को समझिए। पटना में प्रदर्शनकारियों का उत्पात हुआ। सिवान में बंद के दौरान भारी बवाल और हिंसा हुआ। सासाराम की बात कर लीजिए, यहां बंद समर्थकों ने बैरिकेडिंग और डिवाइडर को तोड़ दिया। मधेपुरा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग हटाई। फिर छपरा में डीआईजी और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की भी हुई। लखीसराय में उपद्रवियों ने निजी वाहन पर हमला किया। बंद के नाम पर हुए बवाल को सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। छात्रों के आंदोलन पर सियासत को समझने के लिए आपको समझना होगा कि कौन कौन सा इस प्रदर्शन का सियासत कर रहा है। तो आईएसआ और वामपंथी छात्र इकाइयां, जिसकी तरफ से इस बंद को समर्थन भी दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल, विकासशील इंसान पार्टी, लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल रही। प्रदर्शन को लेकर इन पार्टियों का कहना है कि ये जनता का संवैधानिक अधिकार है। तो आइए ये भी समझ लेते हैं कि प्रदर्शन को लेकर संविधान में क्या नियम है। शांतिपूर्ण और बिना हथियार के प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) क के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) ख के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार लोगों को मिला है। अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत उचित प्रतिबंध लागू होते हैं। राज्य सरकारें इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता जैसे आधारों पर प्रतिबंध हो सकता है। संविधान साफ कहता है कि प्रदर्शन हिंसक नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन से सार्वजनिक जीवन या फिर यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।
बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। और अब आप समझिए, पूरे बिहार में पेपर लीक के नाम पर बंद बुलाया गया था, यानी अलग अलग शहरों में बंद किया गया। छात्रों के प्रदर्शन के नाम पर शहर शहर लेकिन उपद्रव हुआ, यानी हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो डरा देने वाली थी। पुलिस पर हमले किए गए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ भी की। शांतिपूर्ण प्रदर्शन तरीके से क्यों नहीं किया गया, ये सवाल उठ रहा है। छात्रों के नाम पर क्या माहौल बिगाड़ने की साजिश थी? सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव के पीछे आखिर कौन है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार की सम्राट सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं। इसे लेकर पटना में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाया जाएगा। वहीं इस बेहद खास मौके पर कई सौगातों की बारिश भी सरकार की ओर से की गई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सम्राट सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर पटना के बीआईटी मेसरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा कैबिनेट एक मंच पर शामिल नजर आया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के विजन के आधार पर बिहार विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है और जहां भी समस्या है उसे दूर किया जा रहा है। विकसित बिहार के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। 100 दिन मेरे मुख्यमंत्री काल के हुए और इसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की कल्पना करते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो समृद्ध बिहार की कल्पना करते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर आज बिहार आगे बढ़ रहा है। साथियों, सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाई। शिक्षा सचिव ने कहा कि अगले 100 दिनों में और बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। राज्य के सभी प्रखंडों में उच्च शिक्षा की सुविधा के लिए 211 डिग्री कॉलेज खोले गए। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया। बिहार सरकार के द्वारा लगातार इस बात पे बल दिया जा रहा है कि शिक्षा की आधारभूत संरचनाओं में सुधार हो, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो। और इस कड़ी में खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूरवर्ती इलाके में जो हमारे बच्चे बच्चियां रह रही हैं, और अगर मैं उच्च शिक्षा की बात करूं तो 211 डिग्री कॉलेज खोलने की जो शुरुआत हुई है, यह एक दूरगामी पहल है। बिहार में सम्राट सरकार ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में बड़ा फैसला लेते हुए कुल 551 मॉडल स्कूल का तोहफा भी दिया है, जो सरस्वती विद्या निकेतन के नाम से खुला है। राजधानी पटना में भी 10 मॉडल स्कूल खोले गए हैं। अब यहाँ के बच्चे और शिक्षक काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये फायदा है कि शिक्षण की जो नीतियां हैं वो बदल गई हैं, बहुत अच्छी हो गई हैं और एआई की पढ़ाई होने से छात्र लाभान्वित होंगे। पटना में एलएनजेपी अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन भी किया गया। 400 बेड वाले नए भवन को 215 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये हड्डी रोग का सबसे बड़ा अस्पताल है। 6 मंजिला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटना के राजवंशी नगर में है। इसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर के साथ आईसीयू, रेडियोलॉजी की भी सुविधा है। साथ ही फिजियोथेरेपी, ट्रॉमा और इमरजेंसी वार्ड भी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इन 100 दिनों के भीतर सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, इसकी बातें बताई जा रही हैं। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। आप समझिए, सम्राट सरकार के 100 दिन पर जश्न क्यों। देखिए, 24 जुलाई को सम्राट सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए। कई विभागों में सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक पर जोर दिया। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद कई ऐलान किए गए। सभी प्रखंडों में 211 डिग्री कॉलेज खोले गए। प्रदेश में 551 मॉडल स्कूल का तोहफा दिया गया। 100 दिन के भीतर कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। मिशन मोड में काम करने की कोशिश का संदेश सरकार दे रही है। अब आप समझिए, सम्राट ने क्यों नीतीश मॉडल की बात कही। अपने 100 दिनों के कार्यकाल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश मॉडल बताया। बिहार को नीतीश जी के सपने पर आगे ले जाने की बात सम्राट चौधरी ने कही।
सीएम ने कहा, नीतीश कुमार के विजन के आधार पर बिहार को आगे बढ़ाना है। विकसित बिहार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास का मॉडल पेश किया था। 2005 से बिहार को तरक्की के नक्शे पर लाने में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा। आज भी ज्यादातर सरकारी योजनाओं की नींव नीतीश कुमार के शासनकाल में ही रखी गई। बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर नीतीश कुमार ने जोर दिया था। ऐसी योजनाओं के दम पर ही बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई। इसलिए सम्राट चौधरी ने अपने शासनकाल में नीतीश मॉडल की बात कही है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रहा हूं। ये शब्द हैं बिहार के नालंदा जिले के हरनौत निवासी झंडू कुमार के, जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक जीतकर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। संघर्ष से सफलता की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। ये सिर्फ एक कांस्य पदक नहीं है, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और सपनों की जीत की कहानी है। नालंदा जिले के हरनौत निवासी अंतर्राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 72 किलोग्राम स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए इस प्रतियोगिता का पहला पदक भी दिलाया और इतिहास रच दिया। देश और दुनिया आज इस विजेता की सफलता को देख रही है, लेकिन इनका संघर्ष इससे बड़ा है। झंडू कुमार, यही आप देख रहे हैं कि ये सब्जी का विक्रेता थे और यहाँ से उठ के वो वहाँ गए और उसमें 190 केजी उठाकर 72 किलो उनका शारीरिक वजन है और 190 केजी उठाकर ये 130.09 पॉइंट उठाकर वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। तो क्या लग रहा है, खास करके नालंदा में पहली जो कोई कांस्य पदक मिला है? कॉमनवेल्थ लेवल पे पहला मेडल है, चाहे नॉर्मल में हो या दिव्यांग में, ये पहला मेडल है जो कॉमनवेल्थ लेवल पे मेडल आया है। इससे हमें बहुत खुशी हो रहा है कि जिसे हम लोग स्टार्ट किए उनके साथ काम करना 2019 से और आज कॉमनवेल्थ तक मेडल ला रहे हैं। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, वैसे ही झंडू कुमार के संघर्ष की भी बड़ी कहानी है, जिसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आखिर कौन है अंतर्राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार। झंडू कुमार नालंदा जिले के हरनौत के रहने वाले हैं। 5 साल की उम्र में ही पोलियो से प्रभावित हो गए। आर्थिक तंगी में इनका पूरा बचपन बीता। 1990 केजी वजन उठाकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और भारत को पहला पदक दिलाया है। झंडू कुमार की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि इनके माता पिता आज भी हरनौत में सड़क के किनारे सब्जी बेचकर परिवार चलाते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद बेटे के सपनों को उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। यही संघर्ष आज पूरे बिहार और देश के लिए गर्व की वजह बन गया है। तो आज आपका बेटा जो झंडू कुमार जो है गेम्स में जो कांस्य पदक जीते हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप तो सब्जी बेचते फुटपाथ पर? हाँ, हम तो सब्जी बेचे रहे, हम इसी सब काम किए, वहाँ तक ले गया, इसी कमाई से। तो क्या लग रहा है कि बेटा और आगे बढ़े? आगे बढ़े, बढ़िया बात है, बढ़ ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप तो विदेश में जाके खेल रहे हैं? हाँ, खेल रहा, खुशी हो गया एकदम हमको। तो आप सब्जी भी बेचती है यहाँ पर? कितना दिन से सब्जी बेच रहे हैं? यहाँ से बेच रही है, अब सुइये से बेच रही है। गरीब इतना ही हो कि कुछ घर के ठिकाना नहीं है। कितना बेटा है आपका? 4 गो लोते, वो बर्बाद हो गए, 3 गो है। तो 3 में कौन है झंडू? झंडू छोटा है एकदम, छोटा, सबसे छोटा। झंडू कुमार की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे देश से बधाइयों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सफलता को देश के लिए गौरव का क्षण बताया, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि झंडू कुमार ने अपने अदम्य साहस, संघर्ष और संकल्प से साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियां कभी भी बड़े सपनों की राह नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि झंडू की ये उपलब्धि देश के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनेगी।
नालंदा की धरती से निकली ये कहानी आज हर उस इंसान के लिए संदेश है जिसके सामने मुश्किलें हैं लेकिन सपने अब भी जिंदा हैं। झंडू कुमार ने बता दिया कि मंजिल तक पहुंचने के लिए अमीरी नहीं, मजबूत इरादे चाहिए। आज उनका कांस्य पदक सिर्फ उनके गले में नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे भारत के सम्मान का प्रतीक बन चुका है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।